नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हॉरर टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें चुड़ैल, भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर दिन हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरा नाम हर्ष है। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरा खलासी जगदीश, जो मुझसे लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ है, मेरे हर सफर में साथ रहता है। हम दोनों ने दिन रात, बारिश, तूफान, लंबी यात्राएं, सुनसान हाईवे, पहाड़ी रास्ते और गांवों के धूल भरे रास्तों पर अनगिनत बार सफर किया है। लेकिन आज जिस अनुभव की बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसने मेरे ट्रक चलाने की पूरी जिंदगी को बदल दिया। वो रात आज भी मुझे बहुत साफ साफ याद है। घना जंगल, पिछली हुई सड़क, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ मेरे ट्रक के हेडलाइट की पीली रोशनी। उस रात मैं और जगदीश राजस्थान की तरफ माल लेकर जा रहे थे। रात का समय था, लगभग 11:30 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में दूर कहीं आसमान को चीरती बिजली की चमक सब कुछ और भी डरावना बना देती थी। रास्ता लंबा था और हम थक चुके थे। जगदीश ने कहा, भाई हर्ष, कहीं रोककर थोड़ा आराम कर लें, नींद भी आ रही है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने जवाब दिया, थोड़ा और चलते हैं जगदीश। जंगल का हिस्सा खत्म हो जाए तो सड़क किनारे किसी ढाबे पर रुकते हैं। यहां रुकना ठीक नहीं लगेगा। जगदीश खामोश हो गया, लेकिन तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ हो, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि अनसुनी नहीं की जा सकती थी। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। जगदीश ने भी ध्यान दिया और बोला, भाई ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत रो रही हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सड़क पूरी तरह खाली थी। जंगल के पेड़ों की सरसराहट के अलावा कोई इंसानी मौजूदगी वहां हो ही नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक की हेडलाइट्स और हाई बीम ऑन की। आगे कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा झुका हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जगदीश लगभग कांपते हुए बोला, भाई हर्ष, ये तो चुड़ैल लग रही है। गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मेरी आंखों ने जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वो औरत अचानक सड़क के बीचों बीच आ गई। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें खून जैसी लाल और जीभ बाहर निकली हुई। उसका सिर उल्टा घूम गया और उसने ऐसी चीख मारी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। जगदीश चीख पड़ा, हे भगवान, ये क्या देख रहे हैं हम? मैंने पूरी ताकत से ट्रक का क्लच और गियर दबाया और तेज हॉर्न मारते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन मेरी रूह कांप चुकी थी। कुछ ही दूरी पर जाकर मैंने देखा कि सड़क फिर से खाली थी। न कोई औरत, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जगदीश पसीने से तर था। मैंने उससे कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा हो। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, साफ साफ जैसे कोई इंसान भारी कदमों से छत पर दौड़ रहा हो। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर क्लच और ब्रेक पर जम ही गए थे। जगदीश हकलाते हुए बोला, भाई ऊपर कोई है, कोई हमारे ट्रक पर है। और तभी रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, पीछे डाले पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी और उसकी लाल आंखें सीधे हमें घूर रही थीं। उस पल मेरी सांस अटक गई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगी। जगदीश तो मेरी बगल में बैठा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो औरत हिली भी नहीं, बस चुपचाप लाल आंखों से हमें देख रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे तिरछी हो रही थी, मानो किसी हड्डी का जोड़ ढीला हो और उसका सिर किसी भी वक्त लुढ़क कर नीचे गिर जाए। मैंने अपने होश संभालते हुए ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी।
मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर मैंने ट्रक रोका तो हम खत्म। जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ काले पेड़, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में चरमराती आवाजें कर रही थीं। अचानक जगदीश ने मेरी बाजू पकड़कर कहा, भाई शीशा मत देखो पीछे। लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, जहां मना किया जाए वहीं देखने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर से झांका और इस बार मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो औरत अब डाले से गायब थी। मैंने झटके से साइड मिरर देखा, वहां भी कोई नहीं था। लेकिन तभी ट्रक के केबिन की छत पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। खर्र खर्र। जगदीश चीख पड़ा, भाई हाश, ये हमारे सिर के ऊपर है, ये चुड़ैल हमारे साथ है, हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने हिम्मत बटोरी और जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आवाज और भी तेज होने लगी, जैसे कोई अपनी नाखूनों से छत को फाड़ डालना चाहता हो। तभी बिजली की चमक हुई और मुझे ट्रक के आगे सड़क पर कुछ दिखा। हड्डियों का ढेर, इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुक गया। जगदीश आगे की तरफ गिर पड़ा और मैंने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा। हम दोनों ने बाहर झांक कर देखा। सच में वहां इंसानी हड्डियां थीं, लेकिन उनमें से कई इतनी ताजा थीं कि उन पर अभी भी खून के धब्बे मौजूद थे। मैंने थरथराती आवाज में कहा, जगदीश, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन मेरे इतना कहते ही ट्रक के पीछे से जोर की चीख आई। वो औरत की आवाज थी, एक ऐसी चीख जिसमें इंसानी दर्द और शैतानी हंसी दोनों मिले हुए थे। हम दोनों के कान सुन्न पड़ गए। जगदीश ने कांपते हुए कहा, भाई मुझे लग रहा है ये औरत इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है और ये इस जंगल में इंसानों की बलि लेती है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही ट्रक की केबिन के शीशे पर खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे किसी ने अपने खून से हथेलियां रगड़ी हों। जगदीश ने सीट पकड़कर खुद को समेट लिया। मैं बस इतना कर सका कि इंजन दोबारा स्टार्ट करूं और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दूं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे केबिन के अंदर कोई तीसरा शख्स बैठा हो। मेरी गर्दन भारी हो गई थी और कंधे पर ठंडी सांसों की फुहार पड़ रही थी। जगदीश भी अजीब तरह से मुझे घूर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, भाई मत पलटना, पीछे मत देखना। लेकिन मेरे कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, हर्ष, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। उस रात मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद मुझे लग रहा था कि मेरी धड़कनें ट्रक के इंजन की आवाज से भी ज्यादा तेज हैं। मैंने हिम्मत करके ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अचानक सड़क धुंध से भर गई। हेडलाइट्स में भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। लग रहा था मानो पूरा जंगल उस औरत के कब्जे में हो और वो हमें कहीं जाने ही न दे रही हो। जगदीश मेरी बाजू पकड़कर कांपते हुए बोला, भाई हाश, ये धुंध कोई सामान्य धुंध नहीं है, ये चुड़ैल ने जादू किया है। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मैंने किसी तरह सड़क को पकड़े रखा और ट्रक आगे बढ़ाने लगा। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि केबिन के अंदर कोई तीसरा मौजूद है। मेरी गर्दन पर ठंडी सांसों की फुहार लगातार महसूस हो रही थी। धीरे धीरे एक अजीब सी गंध अंदर भरने लगी। ये गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी, इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जगदीश अपनी नाक पर कपड़ा बांधकर चिल्लाया, भाई ये औरत हमारे ट्रक के अंदर है। मैंने तुरंत शीशे में झांकने की कोशिश की, लेकिन जगदीश ने मुझे झटक दिया। पीछे मत देखना, अगर तूने पीछे देखा तो तेरी जान चली जाएगी। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, डर हमें रोकता है पर जिज्ञासा हमें मजबूर करती है। मैंने हल्का सा शीशे की तरफ नजर दौड़ाई और मेरी आत्मा वहीं जम गई। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी लटकी हुई, लंबे बिखरे बाल और उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा खून जैसी लाल थीं और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन आवाज साफ मेरे कानों में गूंज रही थी, हर्ष, तुम मेरी तलाश में खुद चले आए। मेरा हाथ स्टीयरिंग से फिसलते फिसलते बचा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन है तू? क्या चाहती है तू हमसे? उस औरत का चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगा। वो इतनी नजदीक आ गई कि मुझे उसकी सड़ी हुई सांस
सीने में उतरती महसूस हुई। जगदीश चीख पड़ा, हे भगवान, हमें बचा लो। अचानक ट्रक जोर से हिलने लगा, जैसे किसी ने दोनों तरफ से उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। हेडलाइट्स बार बार बुझ रही थीं और जल रही थीं। सड़क गायब हो गई थी, सिर्फ अंधेरा था। और तभी मेरे सामने अचानक एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। वो सड़क के बिल्कुल किनारे पर था। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने तुरंत ट्रक मंदिर के पास रोका, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे बैठी औरत अचानक गायब हो गई। उसकी जगह केबिन में सिर्फ धुएं जैसी परछाइयां रह गईं, जो धीरे धीरे हवा में घुल गईं। मैं और जगदीश दोनों ट्रक से उतर गए। हमारी सांसें फूल रही थीं। मंदिर के अंदर एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमें वहीं बुला रहा हो। जगदीश ने डरते डरते कहा, भाई चल मंदिर के अंदर, शायद भगवान हमें बचा लें। हम दोनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे, लेकिन अंदर जो हमने देखा उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। मंदिर की दीवारों पर हर तरफ खून से लिखे हुए अजीब चिन्ह बने थे और बीच में शिवलिंग के पास वही औरत बैठी थी। लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसका शरीर आधा गायब था, मानो किसी ने उसे चीर डाला हो। वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा मंदिर कांप उठा। और तभी उसने धीरे धीरे कहा, हर्ष, तुम मेरी तलाश में आए हो, अब ये मंदिर ही तुम्हारी कब्र बनेगा। वो औरत आधे शरीर में थी, उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें अब और भी ज्यादा खून जैसी लाल। वो शिवलिंग के पास बैठकर हंस रही थी। उसकी हंसी गूंजकर पूरे मंदिर की दीवारों को हिला रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था अभी मैं यहीं गिरकर मर जाऊंगा। जगदीश मेरी बाजू पकड़े कांप रहा था। वो औरत अचानक खड़ी हो गई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके सड़े हुए मुंह से खून टपक रहा था और जमीन पर गिरते ही जैसे अंगारों में बदल जा रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, हर्ष, तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया है। अब तुम और तुम्हारा खलासी दोनों मेरी बलि बनोगे। जगदीश बुरी तरह कांपते हुए चिल्लाया, भाई हर्ष, ये मंदिर भगवान का है, यहां ये कुछ नहीं कर सकती। मंत्र बोलो, नाम लो भगवान का। लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी जबान मानो पत्थर की हो गई थी। अचानक शिवलिंग के पास रखा दिया जोर से बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में वो औरत और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसने मेरे कानों के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, हर्ष, ये जगह मेरी है, यहां भगवान नहीं, मैं राज करती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे लगा मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन तभी जगदीश ने कांपती आवाज में एओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। एओम नमः शिवाय। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन मंदिर में गूंज रहा था। वो औरत अचानक पीछे हट गई। उसकी हंसी गुस्से में बदल गई। उसने जोर से चीख मारकर कहा, चुप हो जा, वरना तेरी जीभ नोचकर खा जाऊंगी। लेकिन जगदीश लगातार मंत्र बोलता रहा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, ऊपर से धूल गिरने लगी, जैसे पूरा मंदिर ढाने वाला हो। उस औरत का चेहरा अब और भी भयानक हो गया। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसके बाल हवा में लहराते हुए सांपों जैसे दिखाई दे रहे थे। मैंने किसी तरह अपनी ताकत जुटाई और शिवलिंग पर माथा टेका। उसी पल जैसे मेरे शरीर में हिम्मत लौट आई। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, तेरा यहां कोई वजूद नहीं है। भगवान शिव की कृपा से तुझे आज यहीं से जाना होगा। मेरे इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वो औरत दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने अपने लंबे नाखून दीवारों पर मारे और खून टपकने लगा। लेकिन उसी समय मंदिर के अंदर से अचानक सफेद रोशनी निकली। वो सीधी उस औरत के ऊपर पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो तड़पते हुए जमीन पर गिरी और चिल्लाई, हर्ष, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। मैं फिर लौटूंगी। तुम्हारे लिए तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। और देखते ही देखते वो गायब हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया। दिया दोबारा जल उठा। मैं और जगदीश वहीं जमीन पर गिर पड़े। हमारी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू हो चुका था।
लेकिन हम दोनों जानते थे ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने जगदीश की ओर देखा और कहा, ये औरत कौन थी और क्यों हमारे पीछे पड़ी है? जगदीश ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं है, ये जंगल श्रापित है और मुझे लगता है ये औरत पहले इंसान रही होगी, लेकिन अब ये चुड़ैल बन चुकी है। और भाई इसका संबंध शायद तुझसे ही है। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी ये बात मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। हम दोनों मंदिर के फर्श पर बैठे पसीने में भीगे हुए थे। सांसें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जगदीश ने धीमे स्वर में कहा, भाई हाश, ये औरत कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये तुझसे जुड़ी हुई है। मुझे लग रहा है इस जंगल, इस सड़क और तेरे बीच कोई पुराना रिश्ता है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बकवास कर रहा है जगदीश? मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो इस इलाके में पहली बार आया हूं। लेकिन जगदीश का चेहरा उतरा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, भाई हो सकता है तू पहली बार आया हो, लेकिन तेरा परिवार, तेरे पूर्वज शायद इस जगह से जुड़े रहे हों। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सच कहूं तो मैंने कभी अपने दादा परदादा की पुरानी कहानियां ध्यान से सुनी ही नहीं थी, लेकिन अब लग रहा था कि शायद कोई पुराना श्राप मेरे पीछे पड़ चुका है। हम किसी तरह हिम्मत करके ट्रक तक वापस लौटे। रात गहराती जा रही थी। हवा में अब भी वही सड़ी हुई लाश जैसी गंध तैर रही थी, लेकिन बाहर से सब सामान्य लग रहा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम दोनों खामोश बैठे थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर हमें खाए जा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद हमें सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। रोशनी टिमटिमा रही थी। हमें लगा शायद वहां जाकर थोड़ी देर रुकना और लोगों से बात करना सही रहेगा। मैंने ट्रक रोका। ढाबे पर 2-3 लोग बैठे थे। उनकी आंखों में थकान और चेहरों पर अजीब सी उदासी थी। मैं और जगदीश उतरे और एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? यहाँ अक्सर अजीब चीजें दिखती हैं, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी पहले तो हमें घूरता रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, तुम लोग भी देख आए हो है ना? मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? आप किसके बारे में कह रहे हैं? वो बूढ़ा बोला, वही औरत सफेद साड़ी में जिसकी आत्मा यहां जंगल में भटकती है। उसका नाम था कामिनी। मैं और जगदीश हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़ा धीरे धीरे बोलता रहा, सालों पहले इसी इलाके में एक हादसा हुआ था। कामिनी नाम की एक औरत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उसके शरीर को यहीं इस जंगल में फेंक दिया गया। लोग कहते हैं कि उसका आधा शरीर ही मिला था, बाकी गायब हो गया। तब से उसकी आत्मा अधूरी भटक रही है और वो हर उस आदमी के पीछे पड़ती है जो रात में इस रास्ते से गुजरता है। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है? बूढ़ा मेरी ओर देखकर बोला, क्योंकि हर्ष, उस औरत की मौत में तेरे खानदान का हाथ है। शायद तू जानता नहीं, लेकिन तेरा परिवार इस इलाके से कभी जुड़ा रहा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हकलाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा खानदान कैसे? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, तेरे दादा के जमाने में यहां एक जमींदार हुआ करता था। उसी ने कमीनी को अपने हवस का शिकार बनाया और फिर उसकी हत्या करवाई। तब से उसकी आत्मा उसी वंश के लोगों की तलाश में है और तू उसी वंश का है, हर्ष। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरा ढाबा घूम रहा है। जगदीश ने मेरा कंधा पकड़कर कहा, भाई इसका मतलब वो औरत सचमुच तेरे पीछे है, तुझे छोड़ने वाली नहीं है। बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। अब मुझे समझ आ चुका था, वो औरत सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, वो इंसान थी जिसका खून मेरे परिवार के पापों से जुड़ा था और अब उसकी आत्मा मुझे अपना निशाना बना चुकी थी। जब मैं और जगदीश ट्रक के अंदर बैठे हुए खामोश थे, तभी बाहर एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। वो आवाज ट्रक के बोनट से आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे को खुरच रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि जगदीश का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। उसने मेरी ओर देखा और बहुत धीरे से फुसफुसाया, भाई ये इंसान नहीं है, ये वही है, वही चुड़ैल। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी नजर अंधेरे में बाहर गई,
मेरे शरीर में झटके दौड़ गए। ट्रक के सामने वो औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें चमकती लाल और होंठों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सीधा मेरी ओर देख रही थी, जैसे उसे पता था कि मैं अंदर से उसे देख रहा हूं। मैंने झटके से खिड़की से सिर पीछे खींच लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसी समय अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, जबकि मैंने उसे छुआ तक नहीं था। हॉर्न इतनी जोर से बजा कि जंगल की खामोशी टूट गई। लेकिन उस हॉर्न के बाद जो हुआ उसने हमें और डरा दिया। वो औरत गायब हो गई। जगदीश कांपती आवाज में बोला, भाई, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और जंगल का एक हिस्सा उजाले में आ गया। और उस उजाले में हमने देखा कि कई और परछाइयां वहां खड़ी थीं। औरतें, सब सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, और सबकी आंखें चमक रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने खुद उसे चालू किया हो। मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक को गियर में डाल दिया और तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई ट्रक के ऊपर कूद कर बैठ गया हो। छत पर तेज धमाकों की आवाज आने लगी। जगदीश रोने लगा और कहने लगा, भाई, ये तो अब ऊपर आ गई, अब क्या करेंगे? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे थे, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को तो रोशन कर रही थीं, लेकिन हर पेड़, हर परछाई मुझे और डराने लगी थी। मैंने शीशे से ऊपर देखने की हिम्मत की और देखा कि छत पर एक साया चल रहा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी परछाई शीशे पर पड़ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो साया अभी भी हमारे साथ था। कभी ऊपर, कभी साइड में और कभी आईने में उसका चेहरा साफ दिख जाता। वो चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं अपनी सांस रोक लेता। जगदीश बिल्कुल सहमा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मानो अभी दम ही निकल जाएगा। वो बार बार मुझसे कह रहा था, भाई, ट्रक रोक दो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन मैं जानता था ट्रक रोकना मौत को गले लगाने जैसा था। मैंने उससे कहा, चुप रह जगदीश, अगर जिंदा रहना है तो आगे देखते रहो। रात की उस सड़क पर अचानक मुझे सामने धुंध के बीच एक टूटा फूटा खंडहर दिखाई दिया। वो किसी पुरानी हवेली या मंदिर का हिस्सा लग रहा था। उसकी दीवारें काई से भरी हुई थीं और उसके चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ अपनी लटकती जटाओं के साथ ऐसे झूम रहे थे मानो हमें अपने अंदर बुला रहे हों। ट्रक जैसे अपने आप उस खंडहर के सामने जाकर रुक गया। मैंने क्लच दबाया भी नहीं, लेकिन ट्रक मानो किसी अदृश्य आदेश से थम गया। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन जगदीश धीरे से बोला, भाई, ये जगह ये इंसानों के लिए नहीं है। तभी अचानक खंडहर के अंदर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी ठंडी और लंबी थी कि खून तक जम जाए। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की और उसी पल धुंध थोड़ी छठी। उस धुंध में मैंने साफ देखा, वो वही औरत थी, वही चुड़ैल। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना, आंखें खून की तरह लाल और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी औरतों की परछाइयां थीं, सब सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बालों के साथ, मानो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी कर रही हूं। वो सब हमें ही घूर रही थी। जगदीश ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भीतर से टूट रहा था। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और हेडलाइट्स भी बुझ गईं। पूरा माहौल अंधेरे और डर की गिरफ्त में आ गया। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और ट्रक से उतरने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई ठंडी हवा मेरे शरीर में घुस गई हो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। जगदीश ने पीछे से आवाज दी, भाई मत जा, ट्रक के अंदर ही रहो। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी खंडहर की ओर डाली। वहां टूटी दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र बने हुए थे, लेकिन उन चित्रों में जो आकृतियां थीं वो इंसानी नहीं लग रही थी। किसी में लंबे बालों वाली औरतें थीं,
किसी में बिना आंखों वाले चेहरे और किसी में आग की लपटों में झुलसते हुए आदमी। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरी सांसें रुक गईं। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया और दर्शकों, वहां वो चुड़ैल खड़ी थी, बिल्कुल मेरे पीछे। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं और उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें यहां लाना जरूरी था हर्ष। अब तुम्हें वो सच दिखाऊंगी जिसे देखकर कोई जिंदा नहीं बचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझसे कैसे मेरा नाम जानती थी। जगदीश ट्रक के अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक धुंधली पड़ गई। सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया में खिंचता चला जा रहा था। 10। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मेरी रूह तक जम गई। और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सामने खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों पर बने चित्र जिंदा होने लगे। उनमें की औरतें अपनी गर्दनें घुमा घुमा कर हमें देखने लगीं। खंडहर के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। वो गंध किसी जली हुई चीज की थी, लेकिन उसमें खून की सड़ांध भी मिली हुई थी। दीवारों पर बने चित्र अब हिलने लगे थे। उनमें की औरतें जैसे हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ना चाहती थीं। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और बार बार बुझने लगती थी। पीछे से जगदीश चिल्ला रहा था, भाई बाहर आ जा, मत जा अंदर। लेकिन उसकी आवाज अब बहुत दूर से आती लग रही थी। मैं जैसे ही खंडहर के बीचों बीच पहुंचा, वहां मुझे जमीन पर कुछ पुराने निशान दिखाई दिए। गोले और त्रिकोण के आकार के वे निशान खून से बने हुए लग रहे थे और उन पर राख जमी हुई थी। चुड़ैल ने मुझे वहीं रोक दिया और अपनी लंबी नाखून जैसी उंगलियों से जमीन पर खींचते हुए कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज इतनी भारी और ठंडी थी कि हर शब्द मेरे सीने पर बोझ जैसा महसूस हो रहा था। अचानक खंडहर की दीवारों से चीखने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। दीवारें कांप रही थीं और छत से धूल और मिट्टी गिरने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया, तू चाहती क्या है? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं। वो बोली, तुम्हारे जैसे लोग जो इन सुनसान सड़कों पर रात रात भर चलते हैं, वही हमारी ताकत का जरिया है। तुम्हारा डर, तुम्हारी थकान, तुम्हारी जान, सब हमें चाहिए। तुम्हें इसलिए बुलाया गया है हर्ष, क्योंकि तुम्हारा नाम पहले ही लिखा जा चुका है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक कर खुद को छुड़ाया और भागकर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन खंडहर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि जगदीश अब ट्रक में नहीं था। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था और चारों तरफ सिर्फ धुंध फैली हुई थी। मैंने उसका नाम पुकारा, जगदीश कहां है तू? लेकिन जवाब में बस वही औरतों की चीखें गूंजती रहीं। तभी मेरी नजर खंडहर के एक कोने पर गई। वहां मुझे जगदीश दिखा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, आंखें धंसी हुई और उसके होंठों से काला झाग निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानी नहीं लग रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल की हंसी फिर गूंज उठी। वो बोली, अब तुम्हारा साथी हमारा हिस्सा बन चुका है, अगली बारी तुम्हारी है। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन खंडहर का रास्ता अब गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था, वहां अब एक काली दीवार खड़ी थी, जिस पर हाथ रखने से लगा जैसे मैं किसी दलदल में धंस रहा हूं। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरी नजर फिर से जगदीश पर पड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस सीधा मुझे घूर रहा था। अचानक उसने अपने होंठ खोले और उसमें से आवाज निकली, लेकिन वो जगदीश की आवाज नहीं थी। वो किसी औरत की आवाज थी, ठंडी, भारी और डर से भरी हुई। उसने कहा, भागने की कोशिश मत कर हर्ष, तू अब हमारा हिस्सा है। दर्शकों, वो आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उसकी तरफ फेंकी। जैसे ही रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, वो जोर से चीख उठा और पीछे हट गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि रोशनी शायद उन्हें चोट पहुंचा रही है। लेकिन मेरी टॉर्च ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बैटरी खत्म होने लगी और अंधेरा फिर से छा गया। चुड़ैल अब मेरे सामने आ गई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उस पर खून की बूंदें चमक रही थीं।
उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया हो। मेरी सांसें रुकने लगी, आंखों के सामने धुंध छा गई। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और दौड़कर फिर ट्रक की ओर भागा। लेकिन जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, मैंने देखा कि ट्रक अब वैसा नहीं था। उसके टायर धंसे हुए थे, शीशे पर खून के धब्बे थे और उसके बोनट पर किसी ने नाखून से खुरचकर मेरा नाम लिखा था, हर्ष। मैं कांप उठा। मेरे पीछे से फिर से वो चुड़ैल की चीख आई और तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, इतनी जोर से कि पूरा जंगल गूंज उठा। उस आवाज से आसपास मंडराती औरतों की परछाइयां कुछ देर के लिए पीछे हट गईं। मैंने मौका देखा और ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। जगदीश अभी भी बाहर खड़ा था, उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, भाई मुझे भी साथ ले जा। उसका चेहरा इतना दर्दनाक और डरावना लग रहा था कि मेरा दिल टूट गया। लेकिन उसी वक्त चुड़ैल ने उसके पीछे आकर उसके सिर पर हाथ रखा और वो पूरी तरह अंधेरे में समा गया। मेरे सामने ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया, गियर अपने आप लगा और ट्रक इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा कि मैं सीट पर धक्का खाकर गिर पड़ा। खिड़कियों से बाहर सब कुछ धुंध और अंधेरा था, लेकिन चुड़ैल की हंसी ट्रक के अंदर गूंज रही थी। कुछ देर बाद धुंध धीरे धीरे छटने लगी और सामने एक गांव दिखाई देने लगा। लेकिन दर्शकों, वो गांव साधारण गांव नहीं था। गांव सुनसान था, हर घर जर्जर हालत में था, जैसे कई सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। टूटी फूटी दीवारें, खिड़कियों से झूलते फटे पर्दे और बंद दरवाजों पर लाल सिंदूरी हाथों के निशान। पूरा माहौल किसी तांत्रिक अनुष्ठान की गवाही दे रहा था। ट्रक गांव के बीचों बीच जाकर अचानक रुक गया। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में एक अजीब गंध तैर रही थी, सड़ते मांस और राख की। मेरा गला सूखने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मुझे साफ सुनाई दिया कई औरतों की धीमी धीमी फुसफुसाहट। वो आवाजें अलग अलग घरों से आ रही थीं। मैं धीरे धीरे गांव की गली में आगे बढ़ा। वहां मुझे टूटी दीवार पर लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए, यहां आने वाला कोई लौटकर नहीं जाता। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक एक घर का दरवाजा चरमराकर खुला। मैं वहीं रुक गया। दरवाजे के भीतर अंधेरा था, लेकिन उसमें से मुझे हल्की सी हरकत दिखी। धीरे धीरे एक परछाई बाहर आई। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए वहां बस काली धुंध थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी गली के हर घर के दरवाजे एक एक करके अपने आप खुलने लगे और हर दरवाजे से वैसी ही औरतें बाहर निकलने लगीं। सबकी चाल एक जैसी, सबके बाल खुले और सबके चेहरे गायब। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे जिनमें अंधेरा घूम रहा था। दर्शकों, उस नजारे ने मेरी रूह तक को हिला दिया। मैं दौड़कर वापस ट्रक की ओर भागा, लेकिन जब मैंने ट्रक की खिड़की में झांका तो मेरा दिल बैठ गया। ट्रक के ड्राइविंग सीट पर अब मैं खुद बैठा हुआ दिखाई दिया। हाँ, बिल्कुल मेरी ही शक्ल, मेरी ही आंखें, लेकिन चेहरा अजीब मुस्कान से भरा हुआ। मैंने अपनी ही परछाई को देखा और वो मुस्कुराकर बोली, अब तू बाहर है और अंदर मैं हूं। ये गांव तुझे निगल चुका है, हर्ष। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज किसी ने सुनने जैसी नहीं थी। मेरे सामने वो औरतें करीब आती जा रही थीं। उनकी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई देने लगी, हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। कुएं के पास पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ कुएं से उठता धुआं हल्का हल्का फुसफुसा रहा था। मैं अपनी सांस रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जमीन पर राख और जले हुए पत्तों के निशान थे। मैंने टॉर्च जलाई और कुएं में झांका। जो मैंने वहां देखा वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुएं के अंदर लगभग 10 फीट नीचे काला पानी था, लेकिन पानी में साफ दिखाई दे रहे थे इंसानी अंग। हाँ, मेरे सामने कुचले हुए हाथ, पैर और शरीर के टुकड़े तैर रहे थे और उनके चारों तरफ अजीब सी परछाइयां मंडरा रही थीं, सभी सफेद साड़ी में, सभी चेहरों के बिना। ये वही चुड़ैलें थीं जो अब अपने पूरे बल में दिखाई दे रही थीं। जगदीश की याद अचानक मेरे जहन में आई। उसका चेहरा, उसका बदलाव। अब मुझे समझ आया कि शायद वह भी इसी कुएं में समा गया होगा।
और वह परछाई जो ट्रक में मुझे देख रही थी, वही अब कुएं में छिपी हमारी तरह की आत्माओं को अपने साथ खींच रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जमीन हिली और कुएं के किनारे से एक हाथ बाहर आया। हाथ काला और सड़ा हुआ था और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वे मिट्टी में गहरे घुस रहे थे। उसके पीछे एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और मुंह से नीले धुएं की तरह कुछ निकल रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस काले धुएं की एक लहर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर जैसे अपने आप कुएं की तरफ खींच रहा है। मेरी सांसें रुक गईं, हाथ पांव जकड़ गए, लेकिन मैं पूरी ताकत से ट्रक की ओर दौड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। ट्रक जैसे समझ गया हो कि अब उसका मालिक उसे पूरी ताकत से चलाना चाहता है। मैंने गियर लगाया और तेजी से गांव से निकलने लगा। जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, कुएं से उठता धुआं पीछे रह गया, लेकिन मैं जानता था कि यह केवल एक राहत की झलक थी। वह चुड़ैल और उसके पीछे की परछाइयां अब भी हमारे पीछे थीं, और हर किलोमीटर के साथ मुझे यह एहसास हो रहा था कि ये जाल केवल इस गांव तक ही सीमित नहीं है। ये पूरी सड़क, ये जंगल और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही ट्रक जंगल की तरफ मुड़ा, मैंने देखा कि सड़क के किनारे अचानक परछाइयां उभरने लगी। हर पेड़, हर झाड़ी में मानो कोई निगाहें चमक रही थी। मेरी सांस तेज हो गई और हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं जानता था कि रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। ट्रक की स्पीड बढ़ाते हुए मैंने खुद से कहा, हर्ष, डर मत, अगर जीना है तो सिर्फ आगे बढ़। तभी ट्रक की हेडलाइट में मैंने देखा कि सड़क के बीच में वही चुड़ैल खड़ी थी, उसके हाथ फैलाए हुए, लेकिन इस बार उसने कोई हमला नहीं किया। उसने केवल अपनी जहरीली हंसी के साथ कहा, अब समझ जा हर्ष, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ डर को खा सकती हूं, तुम्हारा डर, तुम्हारी थकान, तुम्हारी हिम्मत, और यही मेरी ताकत है। यकीन नहीं होता दर्शकों, मैंने तभी समझा कि उसका मकसद मेरा शारीरिक नुकसान करना नहीं था, बल्कि मेरा मानसिक और भावनात्मक डर। वह हर रात मेरे पीछे, हर सड़क पर, हर जंगल में मेरे डर को बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। ट्रक की गति बढ़ाते हुए मैंने पेड़ों के बीच से रास्ता निकालना शुरू किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों से पसीना बह रहा था। हर मोड़ पर मुझे लगा कि वह मेरे ट्रक के ऊपर कूदकर मुझे पकड़ लेगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि जब भी मैं साहस दिखाता, उसका आकार थोड़ा फीका पड़ जाता। उसकी ताकत मेरे डर से बढ़ती थी, और जैसे ही मैंने डर कम किया, उसका प्रभाव घटने लगा। मैंने खुद से कहा, मैं डर नहीं सकता, डरने का मतलब यहां खत्म होना है। और तभी ट्रक की गति और मेरी हिम्मत ने मिलकर एक अद्भुत परिणाम दिया। चुड़ैल की परछाई सड़क पर धीमी होने लगी, उसका आकार छोटा पड़ने लगा, उसकी हंसी में झंझनाहट घुल गई। जैसे जैसे मैं जंगल के बीच से निकल रहा था, उसने मुझे चेतावनी दी, याद रख हर्ष, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। सिर्फ एक दिन जब तुम कमजोर पड़ोगे, मैं लौट कर आऊंगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसकी छाया अब धीरे धीरे जंगल में घुल रही थी। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि डर को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे मिली है। मैंने ट्रक को और तेज कर दिया और सुनसान सड़क के अंत की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही ट्रक ने जंगल की आखिरी घनी झाड़ियों को पार किया, सामने एक छोटा गांव दिखाई दिया। वहां की रोशनी इतनी हल्की थी कि मुझे लगा मानो ये गांव भी किसी रहस्य में घिरा हुआ है। लेकिन मैंने महसूस किया कि यहां तक पहुंचते ही चुड़ैल की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। शायद यह जगह उसकी पहुंच से बाहर थी। मैंने ट्रक रोककर गहरी सांस ली और अपनी हथेलियों से चेहरे पर पसीना पोंछा। गांव के कुछ लोग बाहर बैठे थे, उनका चेहरा थका हुआ और भयभीत लग रहा था। मैंने उनसे मदद मांगी और बताया कि मैं जंगल में फंस गया था। उन्होंने मुझे एक सुरक्षित स्थान दिखाया, पुराने समय का एक हवेली जैसा घर, जहां मैं रात बिताने के लिए रुक सकता था। लेकिन मैं जानता था कि चुड़ैल अभी भी मेरे आसपास है। उसकी मौजूदगी मेरे मन और ट्रक के हर साए में महसूस हो रही थी। रात में जब सब सो गए तो मैंने ट्रक के पास बैठकर उस रात के अनुभव को दोहराया। मैंने महसूस किया कि डर केवल भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिक ताकत और हिम्मत में भी है। मैं जान गया कि अगर मैं डर कर बैठ जाऊं तो चुड़ैल और उसकी ताकत हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। मैंने अपने आप से कहा, हर्ष,
यह लड़ाई केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी है। अगर तूने डर को काबू में नहीं किया तो यह चुड़ैल हर रात तुझे सताती रहेगी। उस रात मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैंने ट्रक की चाबी अपने पास रखी और नींद में भी सतर्क रहने का मन बनाया। सुबह हुई और मैंने ट्रक स्टार्ट किया। जंगल की सुनसान सड़कें अब पीछे छूट रही थीं, लेकिन मेरा अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं जानता हूं कि चुड़ैल कहीं भी मेरी तरफ देख रही है, लेकिन अब मेरा डर उसे कभी शक्ति नहीं देगा। मैंने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और गांव के बाहर निकलते हुए अपने मन में तय किया कि कभी भी डर के आगे झुकना नहीं। जैसे ही मैंने ट्रक को गांव की तरफ बढ़ाया, मुझे एहसास हुआ कि डर केवल उस रात या उस जंगल में नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जंगल से निकलते हुए मुझे रास्ते के किनारे एक बार फिर वही अजीब परछाई दिखाई दी, लेकिन अब मैं नहीं घबराया। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तू मेरे डर को नियंत्रित नहीं कर सकती। ट्रक की रोशनी ने उस परछाई को पीछे धकेल दिया और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि साहस के सामने कोई भूत, चुड़ैल या परछाई टिक नहीं सकती। उस दिन मैंने तय किया कि चाहे कितनी भी अजीब, रहस्यमय और डरावनी घटनाएं सामने आएं, मैं उन्हें अपनी हिम्मत और समझदारी से पार करूंगा। रास्ता खुला और मैंने ट्रक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वहां मैं रुका और आसपास की खामोशी को महसूस किया। अब मुझे पता था कि मैं बच गया, लेकिन मेरी आत्मा ने उस रात का सबक हमेशा के लिए सीख लिया था। मैं अकेला था, लेकिन डर के बजाय अब अंदर की ताकत मेरे साथ थी। इस पूरी यात्रा ने मुझे सिखाया कि असली डर केवल उन चीजों में नहीं जो हम देख सकते हैं, बल्कि उन भावनाओं में है जो हमारी आत्मा पर हावी होने की कोशिश करती हैं। और अगर हम अपने डर का सामना साहस, समझदारी और आत्मविश्वास से करें, तो कोई भी अंधेरा हमें अपनी पकड़ में नहीं ले सकता।